इससे पहले के क्लास में हमने पढ़ा था गद्य, हिंदी गद्य विधा, गद्य का उद्भव और विकास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे शुरुआत हुई, उसकी परंपरा, कौन कौन सी मान्यताएं थी। दो मान्यताएं थी, जो एक अंग्रेजों के आने की बात करता है, और दूसरा क्या बात करता है, दूसरा कहता है कि हिंदी जो गद्य विधाएं हैं या हिंदी जो गद्य है उसकी परंपरा हमारे यहाँ आरंभ से ही थी, हमारे परंपरा में दिखाई देती है। और वो उसके लिए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी मान्यता देते हैं और बताते हैं कि किस किस रूप में हमारे यहाँ गद्य विधाएं या गद्य रूप की बात करें तो कैसे कैसे हमारे यहाँ उपलब्ध था। जैसे कि राजस्थानी गद्य की बात करते थे वो, ब्रजभाषा गद्य की बात करते हैं और खड़ी बोली गद्य की बात करते हैं। तो मैंने आपको ब्रजभाषा गद्य के भी बारे में बताया था, खड़ी बोली गद्य की परंपरा के बारे में बताया था कि अमीर खुसरो से लेते हुए किस प्रकार वो अद्यतन गद्य का विकास होता चला आ रहा है। अद्यतन मीन्स क्या होता है, आज का समय, जिस समय में हम हैं उस समय को कहते हैं अद्यतन। और आज की जो रचनाएं हो रही हैं उन रचनाओं को हम क्या कहेंगे, समकालीन रचनाएं। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों ने लास्ट की क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है, गद्य विधाओं के विभिन्न रूपों का परिचय। मैंने गद्य का विकास बता दिया था। ये आपको शो हो रहा होगा कि गद्य विधाओं के कौन कौन से रूप होते हैं, वो अब हम बात करेंगे। पहले गद्य, गद्य क्या है, मैंने यहाँ लिखा है सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, मनुष्य जो बोलता है, जो लिखता है, जो पढ़ता है, उसमें छंद रहित यानी छंदों ना होना और साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहते हैं। किंतु क्या ये सवाल ये उठता है कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या कुछ भी बोल रही हूँ, उसको हम गद्य बोल सकते हैं? नहीं, गद्य हम तभी बोल सकते हैं क्योंकि जब हम आप बात करते हैं एक दूसरे से, जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं या बहुत सारी बातें आपस में बात करते हैं, तो वो हमारी भाषा क्या होती है, अव्यवस्थित होती है। कई बार व्याकरणिक रूप से भी उसका जो रूप होता है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखें तो भी वो व्यवस्थित नहीं होती है। किंतु हम किसी भाषा को गद्य तभी कह सकते हैं जब वो व्यवस्थित हो, स्पष्ट हो और रचनात्मक बोध से परिपूर्ण हो। जहां मैंने लिखा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे, रचनात्मक बोध से परिपूर्ण, अर्थात उसमें क्या है, जो भी लोग, जो साहित्यकार हैं, जो कथाकार हैं, जो उपन्यासकार हैं, वो अपनी कलात्मक शैली का प्रयोग उसमें करते हैं, व्यवस्थित भाषा में कलात्मक रचनात्मक बोध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गद्य। अब आ रहा है हिंदी गद्य विधाएं। हमारा आज का टॉपिक है कि गद्य विधाओं के विभिन्न रूप। तो गद्य विधाओं को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक पहला क्या होता है, प्रमुख विधाएं, और दूसरा क्या होता है, दूसरे को बोलते हैं गौण या प्रकीर्ण विधाएं। अब प्रमुख विधाएं के अंदर क्या क्या आता है, आप लोगों को ये याद रखना होगा कि नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध और आलोचना क्या है, ये गौण विधाएं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमुख विधाएं हैं। प्रमुख विधाएं में क्या क्या आया, नाटक आया, उपन्यास आया, कहानी आई, एकांकी आया, निबंध और आलोचना। ये बस इतने ही तत्व हैं, इतनी ही जो विधा है, सॉरी, वो प्रमुख विधाएं हैं। और गौण या प्रकीर्ण विधाएं क्या होते हैं, इनसे इतर यानी इनके अतिरिक्त, इन प्रमुख विधाओं के अतिरिक्त जो भी विधाएं हैं वो गौण या प्रकीर्ण विधाओं के अंदर आते हैं। जैसे जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रावृत्त है, गद्य काव्य है, संस्मरण है, डायरी है, भेंट वार्ता है, पत्र साहित्य है, रिपोर्टाज है। अब
जब हम बात करते हैं, आपने जीवनी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ, आपसे आशा करती हूँ कि आपको जीवनी के बारे में पता हो, आत्मकथा के बारे में पता होगा कि वो क्या होता है, यात्रा वृत्त क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि गद्य गद्य क्या है। गद्य वो सामान्यतः बोलचाल की भाषा वो होती है जो स्पष्ट, जो अब उसका रूप कैसा होता है, स्पष्ट होता है और रचनात्मक बोध से परिपूर्ण होता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, प्रमुख विधाएं या गौण या प्रकीर्ण विधाएं। प्रमुख विधाएं में नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, आलोचना, ये बस। और गौण विधाएं में इसके अतिरिक्त जितनी विधाएं आती हैं उसको हम गौण विधाएं में रखते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रमुख विधाएं हैं इनका प्रारंभ कब हुआ था, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, जो गद्य विधाएं हैं उनके बारे में। तो गद्य विधाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कितनी सारी गद्य विधाएं हैं, नाटक से लेके लास्ट में यात्रा वृत्त रिपोर्टाज तक की, ये सारी हमारी विधाएं हैं जिनको 2 खंडों में रखा गया, प्रमुख और गौण। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख, क्योंकि हमें 2 क्लास मिली है इस विधाओं पे बात करने के लिए, और सारी की सारी विधाओं को हम एक क्लास में समेट नहीं सकते, इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रमुख विधाओं पे बात करेंगे। तो प्रमुख विधाओं पे बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत, इसका आरंभ कैसे हो गया था। तो जब हम देखते हैं भारतेंदु युग को, जो कि 1850 से 1900 के आसपास था, उस समय क्या होता है, उस समय ही प्रमुख जो गद्य विधाएं हैं वो आरंभ हो चुकी थी, इनका प्रारंभ हो गया था, यानी इसमें लेखन आरंभ हो चुके थे। और गौण विधाएं कब से शुरुआत होती हैं, गौण विधाओं की शुरुआत द्विवेदी युग में, और आगे चल के कब, छायावाद, और छायावाद के बाद भी विकसित होती रही हैं। आज भी विधाएं लगातार लिखी जाती हैं, आज भी प्रमुख विधाएं लिखी जाती हैं, आज भी गौण विधाएं लिखी जाती हैं, यानी ये सब लगातार चलती आ रही हैं। तो हमने देखा कि क्या है, प्रमुख विधाओं की शुरुआत आपको याद रखना होगा कब से होता है, भारतेंदु युग से ही शुरू हो जाता है, जबकि गौण विधाओं की शुरुआत कब से होती है, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद द्विवेदी युग में होती है, कुछ का छायावाद, और जो बचता है वो छायावाद के बाद लगातार होती रही। द्विवेदी युग में क्या क्या लिखे गए, द्विवेदी युग में जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण, पत्र साहित्य का आरंभ होता है। छायावाद में क्या होता है, संस्मरण और रेखा चित्र विशेष रूप से लिखे जाते हैं, मतलब लिखे गए, इस युग में संस्मरण और रेखा चित्र लिखे गए। और जो छायावादोत्तर क्या है, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है, द्विवेदी युग 1900 से लेके 1920 ईस्वी के आसपास को हम कहते हैं द्विवेदी युग, और छायावाद 1900 से लेके 1936 ईस्वी को हम पूरा का पूरा क्या कहते हैं, छायावाद, यानी 1900 से लेके 1936 ईस्वी तक प्रमुख विधाओं के साथ साथ संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे गए। फिर छायावादोत्तर किसे बोलते हैं, 1936 से लेके आज तक को हम छायावाद के बाद आपने पढ़ा होगा, नाम शायद सुना होगा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। लेकिन ये प्रगतिवाद प्रयोगवाद क्या है, कहानियों के माध्यम, कविताओं के माध्यम से है। नहीं तो आप जब हम कविता की बात करते हैं तो उसके अनुसार अलग अलग काल को विभाजित करते हैं, जब हम कहानी की बात करते हैं तो काल विभाजन का स्वरूप अलग हो जाता है, जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो काल विभाजन का स्वरूप वहां भी बदल जाता है। तो छायावादोत्तर 1936 के बाद का समय छायावादोत्तर में गिना जाता है। तो संस्मरण और रेखा चित्र के बाद जितनी विधाएं बचती हैं, लगभग उन सारे गौण विधाओं का पूर्ण रूप से विकास छायावादोत्तर युग में हो गया। कौन कौन से थे, आत्मकथा, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, व्यंग डायरी, एकालाप, ये सारी विधाएं अब पूर्णतः विकसित हो चुकी थी, अर्थात उनका लेखन आरंभ हो चुका था। अब ये क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो प्रमुख विधाएं हैं जिनका नाम मैंने आपको गिनाया, उनका क्या होता है, वो एक दूसरे से रचना में, अपने रूप में अभिन्न होती है। जैसे आप उपन्यास को देखिए, वो काफी मोटी रचना होती है,
दूसरा उनके तत्व के आधार पर, उनके जो प्रबंध काव्य, महाकाव्य, इन सारी चीजें ये सारी जुड़ जाती हैं। लेकिन वही कहानी एक छोटी सी रचना होती है। नाटक को देखें तो उसमें अभिनेता होता है, संवाद होते हैं। एकांकी की सारी क्या होते हैं, ये सारे अपने रूप में, अपनी रचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वही गौड़, अगर जितने भी गौड़ विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, व्यंग, डायरी, ये लगभग ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो निबंध विधा है, तो निबंध विधा के परिवार का ही मालूम होता है। ऐसा लगता है निबंध से ही ये जुड़ा हुआ है और उसके निबंध विधा के काफी आसपास दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब है नाटक। हम नाटक की शुरुआत करेंगे। आप सबको पता है नाटक क्या होता है। नाटक में क्या क्या आवश्यक चीजें होती हैं। जैसे रंगमंच पर नाटक के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। उसमें अभिनय होता है, यानी उसमें नायक होते हैं, नायिका होती हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं। उपन्यास को जब हम पढ़ेंगे उसमें भी पात्र होते हैं, कहानी पढ़ेंगे हम उसमें भी पात्र होते हैं, उसमें भी सारी चीजें होती हैं। लेकिन नाटक में एक नई चीज होती है, वो क्या होता है, अभिनेता। यानी वहां रंगमंच की आवश्यकता होती है। और वहां रंगमंच पर क्या होता है, आप हमेशा देखने, कहीं कभी आप कोई नाटक देखने गए होंगे जहां पर आपने पाया होगा कि कुछ लोग वहां पर मंचन कर रहे हैं। मंचन यानी रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से कथा वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे ही नाटक कहते हैं। नाटक क्या होता है, पात्र और संवाद पर आधारित होता है। ठीक है, पात्र और संवाद पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक अंक होते हैं। ये एक दृश्यात्मक काव्य। अब आपको मैं बताती हूँ, नाटक दो प्रकार के होते हैं। कि एक होता है श्रव्य नाटक, दूसरा होता है दृश्य नाटक। श्रव्य नाटक किसे बोलते हैं, वैसा नाटक जिसे सुनकर, जिसे सुना जाए। जैसे कि रेडियो पर भी नाटक बोले जाते हैं, सुनाए जाते हैं जो, तो वो हो गया दृश्य श्रव्य नाटक। और दृश्य नाटक कैसा हो गया, जो टेलीविजन पे प्रसारित होने वाले जो भी सीरियल होते हैं, जो आप लोग देखते हैं, या फिर रंगमंच पर जो नाटक दिखाए जाते हैं, ये सारे दृश्य विधा के अंतर्गत आते हैं, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो नाटक, श्रव्य और दृश्य दो भागों में बांटा जाता है। नाटक और एकांकी लगभग एक ही जैसा होता है। नाटक, और जब हम एकांकी और नाटक की बात करते हैं, तो जितने तत्व नाटक के होते हैं उतने ही तत्व एकांकी के होते हैं। एकांकी और नाटक में भिन्नता क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ये भिन्नता होती है कि नाटक में एक से अधिक अंक हो सकते हैं। अंक, आप जब देखोगे नाटक, कोई किसी भी नाटक को कभी आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जब आप देखते होगे तब उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे नाटक में प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक और पंचम अंक, ऐसे कई बार 4 अंक में, कई बार 5 अंक में, कई बार 6 अंकों में नाटक लिखे जाते हैं। हर अंक में अलग अलग दृश्य होते हैं। वही एकांकी की जब मैं बात करूं तो एकांकी एक अंक वाली, ठीक है, यानी एकांकी क्या है, एक अंक वाली विधा है। तो नाटक और एकांकी में अंतर क्या हुआ कि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं और एकांकी सिर्फ एक अंकों वाला होता है। ठीक, नाटक में पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नाटक में एक से कई, नाटक में बहुत सारे पात्र हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, दृश्य परिवर्तन, जब दृश्य को परिवर्तन के लिए, जब स्थान परिवर्तन के लिए या दृश्य परिवर्तन की जब आवश्यकता पड़ती है, तो कई बार बीच में एक छोटी सी कहानी भी दिखा देते हैं। लेकिन एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत सीमित होती है, उसमें बहुत कम पात्र रखे जाते हैं, साथ ही एक कोई कहानी होती है और वो अपने आप में पूर्ण होती है, जिसको बहुत संक्षिप्त संवाद के माध्यम से नाटक। अब आता है संवाद की, मैंने बात की, तो नाटक को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें संवाद बड़े लंबे लंबे भी हो जाते हैं। उसमें जब दो पात्र आपस में बात कर रहा है, संवाद क्या होता है, जब दो या तीन पात्र आपस में बात कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं संवाद। एक दूसरे से बात करने को जब
लिखा जाता है प्रथम पात्र ये बोलता है, द्वितीय पात्र ने कुछ और बोला, तृतीय पात्र ने कुछ ये बोला, तो बीच के कॉन्वर्सेशन को हम संवाद कहते हैं। तो वो संवाद क्या है, नाटक में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन एकांकी में क्या है, यहाँ पर ही मैं आपको एकांकी समझा दे रही हूँ, अलग से उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकांकी में क्या है, एकांकी में संवाद बहुत सटीक, स्पष्ट, चुस्त रखे जाते हैं, यानी छोटे संवाद होने चाहिए, सटीक होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि वहां पे बिखराव के लिए क्या होता है, अवकाश नहीं होता, वहां बिखराव के लिए स्थान ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे एक अंक की वो विधा है। साथ ही साथ नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष का शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। इसका अर्थ क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष के, इसका अर्थ ये है कि नाटक या एकांकी, जैसा कि मैंने बताया कि एकांकी नाटक एक ही चीज है, बस उसमें एकांकी क्या है, एक अंक वाली है, नाटक बहुत सारे अंक हो सकते हैं। नाटक में पात्र बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं। नाटक में संवाद बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में संवाद बहुत छोटे रखे जाते हैं, सटीक रखे जाते हैं, स्पष्ट रखे जाते हैं। नाटक में कई सारे घटनाएं, दृश्य हो सकती हैं, लेकिन एकांकी में सिर्फ एक दृश्य, एक स्थान और एक ही घटना होती है, जिसे वो वही घटना आधिकारिक होती है। तो लेकिन क्योंकि इन दोनों के तत्व क्या होता है, जैसे हर विधा होती है, विधा के आपस में उनके एक तत्व होते हैं जिनके आधार पर उसकी रचना की जाती है। जैसे उपन्यास के अलग तत्व होते हैं, नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं, नाटक के तत्व होते हैं कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु या कथानक, अब कथा वस्तु या कथानक किसे कहते हैं, कथा वस्तु या कथानक मूल कथा को कहते हैं। वो कथा, जैसे कि अगर मैं किसी रचना, मैं कोई नाटक लिख रही हूँ और मैंने मूल कथा कोरोना को रखा, आपको पता है कि कोरोना काल था अभी कुछ दिन पहले और अभी भी है, वो अभी हमारे बीच से वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। तो अगर मैं कोरोना को आधार बनाकर एक नाटक लिखूं, तो वो सारी की सारी जो सारे के सारे पात्र रखे जाएंगे, उनके बीच के जो संवाद होंगे, जो स्थान होगा, वो सब क्या होगा, कोरोना को ही दिखाने के लिए बातों के माध्यम से भी मैं कोरोना को ही स्पष्ट करूंगी, यानी मूल जो कथा है वो कोरोना पर आधारित है। तो कथानक या कथा वस्तु बोलते हैं मूल कथा को, जो आपके नाटक में प्रस्तुत की जा रही है। दूसरा क्या होता है, तत्व, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, यानी उसमें हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि जो नाटक है उसमें कितने प्रकार के पात्र हैं, उन पात्रों का नाम, कौन कौन से पात्र हैं उनका नाम गिनाया जाता है और उनके बीच में वो किस तरीके से उभर कर आ रहे हैं ये देखा जाता है। ऐतिहासिक पात्र है, सबसे बड़ी बात होती है कि नाटक और एकांकी दोनों के जो पात्र होते हैं वो इतिहास से लिए जा सकते हैं, समाज से लिए जा सकते हैं, मतलब ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सारे चीजों से हम नाटक और एकांकी के पात्र को उठा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। इसीलिए जब हम रामायण देखते हैं, आपने देखा होगा कि टीवी पे जब रामायण का रामायण दिखाया जाता है, तो हम जब देखते हैं कई बार, और राम और सीता, वो क्या है जो टीवी पर राम सीता दिखाया जा रहा है, क्या वो वास्तविक राम और सीता है? नहीं, वो राम और सीता क्या है, जो कथा है उसका वो अभिनय कर रहे हैं, वो महज एक पात्र है, जो राम की भूमिका में है और सीता की भूमिका में है। और हम क्या होते हैं, हम देखने वाले दर्शक कहलाते हैं। दर्शक की बहुत बड़ी भूमिका होती है नाटक तथा एकांकी में। और कई बार हम जब देखते हैं कि सीता को दुख होता है, या चलो सीता की बात छोड़ते हैं, हम किसी फिल्म की बात करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कई बार हीरोइन के साथ किसी विलन ने बहुत मतलब उसे दुख पहुंचा रहा है, या किसी हीरोइन की मृत्यु हो जाती है, किसी हीरो की मृत्यु हो जाती है, उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, तो अक्सर हम भी दुखी हो जाते हैं। या कोई विलन बहुत उसका बुरा रोल है, तो हम भी, ऐसा लगता है कि हम भी बस उसको मार पड़े। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा उस अभिनय करने वाले अभिनेता के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। हम बिल्कुल
दर्शक ना होकर जो राम आदि है, यानी जो राम की भूमिका निभा रहा है, या जो जो हीरो की भूमिका में है, जो हीरोइन की भूमिका में है, हम बिल्कुल अपने स्तर से उठकर उनमें पहुंच जाते हैं। तादात्म्य का मतलब उनकी भावनाएं हमारी भावनाएं एक हो जाती हैं। तो जब कोई विलन हीरो को पीट रहा होता है तो ऐसा लगता है मानो वो हमें पीट रहा हो। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ बैठे बैठे देखते हुए हम विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं कि मैं वहां होती तो उसे मार देना चाहिए था, ऐसे कर देना चाहिए था। तो ये सारी चीजें ही एक नाटक सफल तभी माना जा सकता है जब दर्शक और नाटक अभिनेता के बीच, नाटक के भीतर जो अभिनय कर रहे अभिनेता के बीच और दर्शक के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाए। ठीक है, तो नाटक और एकांकी के पात्र, यहाँ लिखा हुआ है पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था। क्या करते हैं जो अभिनेता होते हैं, जो मूल राम आदि, जैसे राम की बात मैं कर रही हूँ, तो जैसे कि राम का वर्णन रामायण में किया होगा, यहाँ जो नाटक में जो नेता है, अभिनेता है, वो भी उसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करेगा। उन्होंने जो जैसे कि अगर रामायण में वर्णित है कि राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए निकलते समय खड़ाऊ पहना था। तो जो नाटक का मंचन जब हो रहा होगा और जो यहाँ नेता अभिनय कर रहा होगा, वो भी 14 वर्ष के वनवास के समय जाते हुए खड़ाऊ पहनकर ही जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है कि शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। फिर क्या है, आज जो है नाटक क्या है, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्द ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। ठीक है, आपको पता है कि हम अगर बोलते हैं, हम नाटक शब्द का इस्तेमाल ना करके हम बोलते हैं क्या, कि प्ले देखने जा रहे हैं या ड्रामा देखने जा रहे हैं। तो ये आपको पता है कि इस रूप में इसका प्रयोग होने लगा है। अब हम बात करते हैं कि मौलिक नाटकों की रचना कब से हुई। तो हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ठाकुर लक्ष्मण सिंह और विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कई सारे नाटक लिखे, जिसमें उनके कुछ अनुदित नाटक भी हैं। जैसे उन्होंने शेक्सपियर के नाटक का भी अनुवाद किया है, कुछ एकांकी भी लिखे हैं, और कुछ उन्होंने मौलिक नाटक क्या होता है, वैसे नाटक जो उनकी अपनी सोच की उपज हो, जिसको उन्होंने किसी और का कॉपी ना किया हो, किसी और से अनुवादित ना किया हो, उसको मौलिक बोलते हैं। जो उनके स्वयं की रचनात्मक जो उनके रचनात्मक लेखन उनके स्वयं का हो, उन्होंने अपने से लिखा हो, इसको बोलते हैं। अब क्या है कि द्विवेदी युग में इसका विकास नहीं हुआ। ये क्या बोलते हैं, द्विवेदी युग में नाटकों का अधिकतर विकास नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटक लिखे, लेकिन जितने नाटक लिखे गए भारतेंदु युग में, उस रूप में हमें द्विवेदी युग में ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो पाया का मतलब ये है कि उस समय कुछ लिखे ही नहीं गए। लिखे उस समय भी गए थे, लेकिन उस रूप में नहीं लिखे गए जिस रूप में भारतेंदु युग में नाटकों की रचना हो रही थी। ठीक है, फिर आता है कि छायावाद में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। जब हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद, और क्योंकि आप लोगों को सामान्य परिचय ही पढ़ना है, बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है। अगर गहराई से जाकर पढ़ना होता तो आप उस पर बहुत सारे आलोचनात्मक पुस्तकों को भी पढ़ते, और जब उनको पढ़ते तो आप देखते कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर ऐतिहासिकता का कुछ जो विद्वान है वो आरोप लगाते हैं, और कुछ विद्वान कहते हैं कि वो ऐतिहासिक बहुत ज्यादा उन पर ऐतिहासिकता नहीं दिखाई देती। लेकिन हम जब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके जो पात्र हैं, अब उन पर ऐतिहासिकता का आरोप विद्वान कैसे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सामाजिक पात्रों को न उठाकर, देश काल जो तत्कालीन काल के पात्रों को न उठाकर, वो क्या ऐतिहासिक पात्रों को चुनते हैं। और वो पात्र कैसे हैं, जैसे ऐतिहासिक पात्र अर्थात इतिहास से उठाया हुआ, जैसे चंद्रगुप्त। आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना
ठीक है। स्कंदगुप्त का नाम भी सुना होगा। उन्होंने जो नाटक लिखे वो कैसे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सारे जो नाटक है इसमें सब जो पात्र उन्होंने उठाए हैं इतिहास से। जैसे चाणक्य की बात करते हैं, आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि चाणक्य कौन है। तो उनके पात्र चाणक्य जैसे पात्र होते हैं। उनके पात्र कौन होते हैं, स्कंदगुप्त होते हैं, चंद्रगुप्त होते हैं, कार्नेलिया होती है, ये सारे पात्र हैं उनके। तो वो इतिहास से अपने पात्रों का चयन करते हैं। अब आता है छायावादोत्तर। साथ ही साथ आप जब इस पर बनाएंगे नोट्स, लिखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि उदाहरण देकर आप लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद के एक दो नाटक का नाम गिना दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या क्या नाटक लिखे हैं, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, और अंधेर नगरी, और लिखा है भारत दुर्दशा। ये सारे उनके नाटक हैं। आप इन एक आध उनके मौलिक रचनाओं का नाम दे देंगे। ये ध्यान में देते हुए कि कौन सी एकांकी, एकांकी में एकांकी का नाम देंगे। भारतेंदु की एक आध भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा और उनके दो नाटक का। ठीक वैसे ही जयशंकर प्रसाद के दो तीन नाटक, जैसे ध्रुव स्वामिनी का, चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, इन सब ये दो तीन नाम लिख दिया। फिर आप आते हैं छायावादोत्तर युग में। मैंने लिखा होगा, देख पा रहे होंगे आप, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया है। यानी छायावादोत्तर युग में फिर से जो नाटक लेखन की परंपरा भारतेंदु युग में थी, जितनी तेजी से शुरू हुई, मैंने आपको बताया कि द्विवेदी युग में उस रूप में लेखन नहीं हुआ, किंतु छायावाद युग में ये फिर से शुरू हो जाता है। फिर से जयशंकर प्रसाद बहुत सारी रचनाएं, आपको पता होगा प्रसाद का किस काल के हैं, छायावादी कवि है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। और वो 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि छायावाद के 4 कवियों का नाम बताओ जिनको प्रमुख स्तंभ बोलते हैं, वो कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इनको क्या कहते हैं, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि। तो ये छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, और इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों को लिखकर गद्य विधाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। ठीक है। वैसे ही छायावादोत्तर युग में इन रचनाकार जो जिनका मैंने नाम लिया कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का, उदय शंकर भट्ट का, उपेंद्र नाथ अश्क का, ये सारे छायावादोत्तर कवि हैं और इनकी भी एक एक रचनाओं का आप नाम गिना सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको नाटक बता रही थी, तो साथ ही साथ मैंने एकांकी भी बताया, उसमें अंतर भी बता दिया कि क्या है। नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप क्या है, एकांकी है। मैंने बताया एकांकी क्या है, एकांकी 1 अंकों वाली होती है, उसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है, उसमें एक मूल कथा होती है और वही कथा आधिकारिक कथा होती है। इसमें संवाद बहुत चुस्त होते हैं, सटीक होते हैं, छोटे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और साथ ही साथ उद्देश्य से पूर्ण ये रचना होती है। ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि नाटक और एकांकी के तत्व क्या क्या होते हैं, तो कथा वस्तु होते हैं, पात्र अथवा चरित्र चित्रण होते हैं, तीसरा देश काल अथवा वातावरण, यानी मैंने कथा वस्तु के बारे में बता दिया, मूल कथा को कथा वस्तु कहते हैं, साथ ही चरित्र चित्रण अथवा पात्र की कितने पात्रों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से पात्र हैं। देश काल अथवा वातावरण में हम देखते हैं कि वो, जैसे कि मैंने ऐतिहासिक नाटकों की बात की, तो वो कैसे हमने डिसाइड किया, हमने पात्रों को देखा कि वो पात्र कहाँ से उठाए गए हैं, यानी चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त क्या करते थे, लड़ाइयां होती थी, यानी उस समय के दृश्य का, उस समय के देश काल का वातावरण, उस समय के वातावरण को आधार बनाकर इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक की रचना की है। तो इसलिए उसी को बोलते हैं देश काल और वातावरण। जिस काल का जो पात्र होगा, उस पात्र में, जैसे कि चंद्रगुप्त जिस युग में थे, उस युग में वो जो जो कर रहे थे, उन्हीं चीजों को आज अपने नाटक में रखकर दिखाना ही देशकाल और वातावरण कहा जाता है। फिर क्या आता है, संवाद। और संवाद क्या होता है, संवाद होता है, मैंने आप लोग को बताया था, दो पात्रों के बीच होने वाले कॉन्वर्सेशन को हम बोलते हैं संवाद। ठीक है। इसका भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। नाटक और एकांकी में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो होता है अभिनेता या रंगमंच। ठीक है। अब रंगमंच और अभिनेता क्या होता है, रंगमंच आपको पता है कि नाटक दृश्य विधा है,
उसमें उसको उसके मंचन के लिए आपको एक मंच की जरूरत पड़ती होगी, यानी उसके प्रस्तुतिकरण के लिए कि कहाँ पे नाटक को खेला जाए, नाटक को प्रस्तुत किया जाए, साथ ही साथ दर्शक की उपस्थिति। तो इसीलिए रंगमंच की बहुत आवश्यकता होती है। और रंगमंच जैसे नाटक की जो शैली होती है उसको रंग शैली कहते हैं, रंग दृश्य कहते हैं, ये सारी चीजें। तो रंगमंचता की बहुत आवश्यकता होती है, ये नाटक एकांकी दोनों में आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अभिनेता, यानी जो पात्र जिसके बिहाफ पे, जैसे जो जिसको हमने लिया है राम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, वो अभिनय कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, उस राम के द्वारा किए गए शारीरिक जो जो उनकी मुद्राएं हैं या जो वो शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया है उनको भी उसी रूप में दोहरा रहा है, तो उसको हम कहते हैं अभिनेता। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है भाषा शैली। भाषा शैली यानी नाटककार ने किस भाषा में और कैसी कैसी शैलियां अपनाई हैं उसकी बात करना, और ये नाटक एकांकी दोनों में ही समान होता है। फिर अंत का जो होता है वो होता है उद्देश्य, यानी जो ये नाटक लिखी गई या जो एकांकी लिखी गई है उसको लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। उसके बाद अब आता है मैं आपको दिखाती हूँ उपन्यास। अब आप देख पा रहे होंगे कि नाटक हमारा खत्म, आपको भी ऐसे ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना है, आपको भी ऐसे ही जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि आपको सामान्य परिचय बताना है, तो उसमें आप लिखेंगे कि नाटक ये होता है, दृश्य काव्य होता है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, नाटक के ये 6 तत्व होते हैं, नाटक में संवाद इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई बस आपको भी उतना ही बताना है। और भारतेंदु युग में मौलिक रचनाएं शुरू हुई, द्विवेदी युग में कम हुई, छायावाद में जयशंकर प्रसाद आते हैं, उन्होंने ऐतिहासिक नाटक को लिखने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसके बाद छायावादित्य युग के कुछ ये प्रमुख नाटककार रहे और इनके कुछ प्रमुख नाटकों का नाम आपको गिना देना है, बस खत्म। फिर आता है उपन्यास। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, उपन्यास शब्द संस्कृत के उपन्यस्त उपन्यस्त शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामने रखना। ये क्या होता है सामने रखना, मतलब किसी भी कथा को, इसका जो अर्थ हुआ उपन्यास का अर्थ प्रसादन, अर्थात प्रसन्न करने का भाव इसमें निहित होता है। प्रसादन का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न करने का भाव, यानी किसी भी घटना को पाठकों के समक्ष, पाठक वर्ग कौन हुआ, मैं, पाठक वर्ग हुए आप, हम सब जो किसी रचना को पढ़ रहे हैं उस वर्ग को क्या कहते हैं, पढ़ने वाले को हम पाठक कहते हैं। जब हम किसी रचना को जैसे कि नाटक को देख रहे हैं तो हम क्या हो गए, दर्शक हो गए। तो जब किसी रचना को, किसी घटना को इस प्रकार पाठक वर्ग के समक्ष या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता था, लिखा जाता था, तो उसे उपन्यास कहा जाता था। किंतु आज जो उपन्यास है वो उस रूप में नहीं है, महज उसका जो अभिप्राय है वो प्रसन्नता से नहीं है। अब यह क्या है, नॉवेल का पर्याय। आज के नाटक को क्या बोलते हैं हम, प्रसादन के अर्थ में, प्रसन्नता के अर्थ में लेकर नहीं चलते, आज हम उसको नॉवेल के पर्याय के रूप में देखते हैं। और इसके भी कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें भी होता है कथा वस्तु, इसमें भी होता है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, इसमें भी होता है देश काल अथवा वातावरण, इसमें भी होता है भाषा शैली, इसमें भी होता है उद्देश्य। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब इसके जो इसमें अब उपन्यास, उपन्यास का क्या होता है, उपन्यास भी एक साथ कई कहानियों को लेकर चल सकता है, लेकिन जिस प्रकार मैंने नाटक और एकांकी का अंतर दिखाया, ठीक उपन्यास और कहानी में भी वही अंतर है। उपन्यास एक मोटी सी, आपने देखा होगा उसमें वो बहुत काफी मोटी पुस्तक होती है उपन्यास, ठीक है, उसके तत्व, उसके जो कैसे हैं, जो नायक होना चाहिए वो धीरोदात्त होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए, उसके अंदर जो क्या कौन कौन से गुण होने चाहिए वो भी उस आधार पर नाटक और एकांकी को बांटा जाता है। उपन्यास सॉरी नाटक एकांकी की बात कर रही हूँ, उपन्यास और कहानी को बांटा जाता है। तो उपन्यास क्या होता है, एक मोटी, एक वृहद रचना होती है, एक विस्तृत रचना होती है, लेकिन कहानी क्या है, लघु रचना होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, हिंदी का पहला मैंने आपको गद्य विधाओं
के बारे में, गद्य के बारे में बताते हुए नाम लिया था कि लाला श्रद्धा नाम फिल्लौरी का नाम लिया था, जिन्होंने भाग्यवती उपन्यास की रचना की, जिसको कि कोई तो है कि उसे पहला उपन्यास मानता है कि प्रथम उपन्यास कौन है, श्रद्धा राम फिल्लौरी की रचित भाग्यवती। लेकिन भाग्यवती को यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास कृत क्या है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास है जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है और इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। तो फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती का क्या हुआ? भाग्यवती को कुछ आपको पता होगा कि विद्वान जो होते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचते हैं, क्योंकि आप कई सारे इतिहासकार हैं, जैसे बच्चन सिंह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नगेंद्र है, बहुत सारे इतिहासकार हैं। ये लोग क्या कहते हैं, कभी भी ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शोध करने की क्षमता के शोध के अनुसार अपने अपने मंतव्य देते हैं। इनका कई बार क्या होता है कि जो एक विद्वान किसी चीज को मान्यता देता है तो दूसरा उसका खंडन करता है, दूसरा कहता है कि नहीं, मैं इस आधार पर इसको ये नहीं मानकर ये चीज मानता हूँ। जैसे कि आदिकाल का नाम आपने सुना होगा, आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको आदिकाल नहीं कहते, उन्होंने क्या माना है, वीर गाथा काल। क्यों माना है? क्योंकि उस युग में उस युग की प्रवृत्तियां और परिस्थिति को देखकर उन्होंने नामकरण वीर गाथा काल किया, क्योंकि उस समय वीर परक रचनाएं होती थी। वही जो राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने सिद्ध सामंत युग का है, वही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अंतर विरोध, अलग अलग विद्वानों में किसी एक मत को लेकर अंतर विरोध हमेशा रहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ किसी एक विद्वान ने श्रद्धा राम फिल्लौरी की रचित जो उपन्यास है भाग्यवती, उसको प्रथम उपन्यास माना, तो दूसरे विद्वान ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास माना। मौलिक किसके साथ जोड़ा? क्योंकि इसमें उपन्यास के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं, जो क्या क्या गुण होने चाहिए, उस आधार पर ये श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु एकदम सटीक उतरती है। लेकिन भाग्यवती में कई सारे गुणों का अभाव दिखाई देता है, इसलिए लोग उस अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग उपन्यासों को मान्यताएं दी हैं। अब है ये, क्योंकि लाला श्रीनिवास दास की बात मैंने क्यों की, क्योंकि हजारी रामचंद्र शुक्ल ने भी लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को ही स्थापित किया है कि ये प्रथम मौलिक उपन्यास है। और मैंने आपको बताया कि वो हिंदी साहित्य का जो उपन्यास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, वो हमारा आधार ग्रंथ है, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और उनकी मान्यताओं को ही हमें लेकर चलना होता है। इसीलिए श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को यहाँ पर मैंने रखा और भाग्यवती की चर्चा नहीं की। फिर आप इसके साथ ये लिख सकते हैं कि अगर आप ये लिखने के साथ साथ आप ये जरूर बता सकते हैं, जिनको लिखना होगा, कि कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रद्धा राम फिल्लौरी द्वारा रचित जो भाग्यवती उपन्यास है उसे प्रथम उपन्यास माना गया है, कुछ विद्वान उसे प्रथम उपन्यास मानते हैं, जबकि वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास की संज्ञा दी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर है, प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यासों को सामयिक सामाजिक जीवन से संबद्ध करके एक नया मोड़ दिया। अब क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि समय के अनुसार, प्रवृत्तियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार लेखन में परिवर्तन आते रहता है। अब क्योंकि भारतेंदु युग जिस युग में थे, उस युग में प्रेमचंद नहीं लिख रहे थे। प्रेमचंद का समय कौन सा था? 1920 से लेकर 36 के आसपास का समय था। और भारतेंदु युग का समय क्या था? 1850 से लेकर 1900 के आसपास का समय था। तो दोनों में एक गैप है। तो जाहिर सी बात है, भारतेंदु युग के समय में जो रचनाएं हो रही थी वो अपने समय और समाज से प्रभावित रचनाएं होंगी।
ठीक उसी प्रकार जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो वो भी अपने समय और समाज से प्रभावित, यानी जो जब समाज में जो प्रवृत्तियां मूल मुख्य हो जाती हैं, जब जो परिस्थितियां उभर कर आती हैं, आपको वही चीज रचनाकारों के लेखन में भी दिखाई देता है। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। अर्थात समाज में जो गतिविधियां, जो चीजें चल रही होती हैं, कवि, कथाकार, उपन्यासकार, एकांकीकार, नाटककार या रचनाकार जो भी बोले, वो उन्हीं घटनाओं, उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं प्रवृत्तियों को आधार बनाकर अपनी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए प्रेमचंद क्या करते हैं, जब वो उपन्यास लिखते हैं तो उस समय उन्होंने आम जनजीवन, हमारे जनजीवन के को उन्होंने प्रमुखता से देखा, हमारे जीवन से संबद्ध करके उन्होंने लिखा। जैसे उन्होंने किसान जीवन के त्रासदी को दिखाया, उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को दिखाया, उन्होंने नगरीय परिवेश में हो रहे भेदभाव को दिखाया, उन्होंने किस प्रकार एक उच्च सत्ता निम्न, जैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग का दोहन करती है, शोषण करती है, उसको अपने उपन्यास का विषय बनाया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सामयिक सामाजिक जीवन से संबंध, यानी जो समाज में आम जनजीवन थे या जो समाज में जो भी वर्ग था, उन सभी वर्गों का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया। यथार्थ क्या कहा जाता है? यथार्थ का होता है मतलब सच, जो सच है उसको यथार्थ को यथार्थ रूप में दिखाना। ठीक है, अब आगे है कि उपन्यास क्या है? उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझना व मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना इसका मूल तत्व। उपन्यास क्या करता है? जितने भी समाज में मानव, यानी उसके जो पात्र हैं या जिस बारे में वो बात कर रहा है, वो क्या है? उन पात्रों के चरित्र पर, उनके पात्रों कि उन मानव समुदाय जो है, मानव जीवन या जो हमारा समाज है, हमारे जीवन पर पड़ रहे प्रभाव, हमारे मन स्थिति, हमारे अंदर जो जो उधेड़बुन चल रहा है, जो भी चीजें, उन सभी पर प्रकाश डालने के साथ साथ उन सभी एक एक सूक्ष्म तरीके से खोलता है और हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी अगर वो मुझे आधार बनाकर लिख रहा है तो मेरे जीवन में जो सुख आए होंगे, जो दुख आए होंगे, या जिस तरीके से मैं जी रही हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या चीजें हो रही है, छोटी से छोटी बातों को वो लिखता है। लेकिन कहानी में क्या होता है, क्योंकि उपन्यास में विस्तार की संभावना रहती है, वहां पे कथा को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कहानी क्योंकि सीमित छोटी रचना होती है, उसमें मेरे छोटी से छोटी बातों को अनदेखा किया जा सकता है। उसमें मेरी कथा तो जरूर बताई जाएगी, किंतु मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को प्रकट न करके मूल बातों को ही रखा जाता है। अब है कि प्रेमचंद के बाद कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं। जैसे उनमें है जैनेन्द्र हैं, ईलाचंद्र जोशी हैं, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की रचना की है। अज्ञेय है, यशपाल है, उपेंद्रनाथ अश्क है, भगवती चरण वर्मा है, अमृतलाल नागर है, नरेश मेहता है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये जिनका भी मैंने नाम गिना है। इनमें से आप क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा नाम है, तो आप इनमें से 4 या 5 का नाम आप लिख देंगे और उन रचनाकारों की रचना का भी एक एक उदाहरण दे देंगे। ईलाचंद्र जोशी ने ये लिखा, अज्ञेय ने शेखर एकजीव ने लिखा, यशपाल ने दिव्या लिखा, इस तरीके से आप एक एक दे देंगे। यानी 4, आप हर विधा के बारे में जब बताएंगे तो 4 या 5 रचनाकारों का नाम देकर उनकी रचनाओं को बता देंगे। अब आते हैं हम कहानी के बारे में। जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली विधा को हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। कहानी क्या होती है? पूर्ण कलात्मक होती है। अब जीवन के मार्मिक तथ्य को, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे बारे में अगर उपन्यास में रचना होगी तो मैं कैसे पैदा हुई, कैसे मैं बड़ी हुई और उस दौरान क्या क्या चीजें हुई, वहां से लेके वृद्धावस्था तक, क्योंकि वो विस्तृत रचना होती है, उसमें विस्तार बहुत होता है, बृहद होता है, वो उसका आकार बृहद होता है, इसलिए उसमें छोटी छोटी गतिविधियों को, छोटी छोटी चीजों को दिखाया जाता है। लेकिन कहानी क्या होता है, मेरे जीवन में कोई
एक बहुत या तो बहुत अच्छी घटना हुई या कोई दुखद या किसी भी पात्र के जीवन की जो मार्मिक घटनाएं होती हैं उसको नाटकीय रूप में प्रस्तुत हो, मतलब उसको पूर्ण कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना कहानी कहलाता है। इसमें छोटी छोटी बातों, मैंने बताया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को दिखाना संभव नहीं होता कहानी में, क्योंकि एक छोटी सी विधा है। हिंदी में मौलिक कहानियों का आरंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? कौन निकालता था सरस्वती पत्रिका? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। और उन्हीं कहानियों, उस जो पत्रिकाएं थी उसमें बहुत सारी कहानियां प्रकाशित हुई थी। तो इसीलिए कहा गया है कि सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले कहानियों का प्रकाशन आरंभ हुआ। कहानी या आख्यायिका, आख्यायिका आख्यान या कहानी कथा, ये सब एक ही चीज है। आप कथा कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, आख्यायिका कह सकते हैं, आख्यान कह सकते हैं, ये सब सबका अर्थ एक ही होता है। हमारे देश के लिए नई चीज नहीं है, मतलब कहानी और जो है वो हमारे लिए नया नहीं है। पुराणों में शिक्षा, नीति या एवं हास्य प्रधान अनेक आख्यायिका उपलब्ध होती हैं। पुराण की हम जब बात करें, हम जब अपने पुराणों को पलटेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। कई बार नीति के माध्यम से, नीति क्या है? नैतिक शिक्षा की जानकारी देने के माध्यम से, कई बार हास्य प्रधान माध्यम से, यानी ऐसी विनोद पूर्ण आख्यायिका लिखी जाती थी। कई बार किसी को शिक्षा देने के लिए बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, उसको भी कहानी का ही एक रूप माना गया है। आधुनिक साहित्यिक कहानियां का लेकिन जो आज हमें कहानी दिखाई देती है, जो आधुनिक साहित्यिक जो कहानियां हैं आज की, वो क्या है? वो उस पुराण में दिखने वाले शिक्षा, नीति या हास्य प्रधान कहानियां ना होकर आज की कहानियां उद्देश्य और शिल्प के स्तर पर उनसे भिन्न हैं। पहले की कहानियां क्या होती थी? हास्य, मतलब जो बातें होती थी वो कहानियां तो होती नहीं थी, लेकिन हाँ उसमें जो किस्से होते थे, जिसको किस्सा गोई कह सकते हैं, वो क्या था? वो हास्य प्रधान होता था, ज्यादा से ज्यादा नैतिक शिक्षा देने की जानकारी भर होता था। लेकिन आज क्या है? आज की कहानियों का जो क्या हो गया है? विस्तार हो गया है। आज की कहानियां अपने स्वरूप में, अपने उद्देश्य में, अपने शिल्प के माध्यम से, उसमें क्या हो गया? उसमें बहुत विस्तार हुआ है, बहुत प्रौढ़ हो चुकी है आज की जो कहानी है। इसमें क्या है? आज की कहानी जो है वो जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली एक पूर्ण कलात्मक विधा के रूप में आई है, जो पाठक को अपनी यथार्थपरता और मनोवैज्ञानिकता के कारण निश्चित रूप से प्रभावित करती है। मतलब यथार्थपरता और मनोवैज्ञानिकता क्या है? आप जब देखेंगे, जब हम स्वतंत्र हुए, हम जब गुलाम थे और जब हम स्वतंत्र आजादी की मांग कर रहे थे, तो साथ ही साथ हम जितने भी मध्यवर्गीय समाज थे, या जो आजादी के लिए इंतजार कर रहा था कि एक स्वर्ण आजादी के बाद एक स्वर्णिम भारत मिलेगा उन्हें, जहाँ पे उन्हें सारे प्रकार के अधिकार होंगे, जब आजाद होता है हमारा देश, तो उसके बाद उन्होंने जैसे आजाद भारत की कल्पना की थी उस रूप में वो नहीं दिखाई दिया। उस रूप में आज हमारा उनको वो नहीं मिला। आज उनके सामने शिक्षा के अधिकार का प्रश्न था, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या थी, उनके सामने रोजगार की समस्या थी। उन्हें अभी भी वो, अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन आज भी वो अपने देश में अपनी जो उच्च सत्ता पर आसीन जो थे लोग, जिसको हम नेता कह सकते हैं, राजनेता कह सकते हैं, यानी शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का के बीच अंतर अभी भी बना हुआ था। ये अंतर पट नहीं पाया था। गुलाम तो चले गए थे, लेकिन आज हम अपने ही लोगों के द्वारा फिर भी गुलाम थे। तो ये सारी चीजें उस समय कहानियों में दिखाई गई। साथ ही साथ जब आधुनिक हम होते गए तो कैसे एकल परिवार की समस्या, मध्यवर्गीय परिवार के बीच पति पत्नी के संबंधों में हो रहे बिखराव की समस्या, रिश्तों के टूटन की समस्या, ये सारी समस्याओं को रचनाकारों ने अपना विषय बनाया, कहानी का विषय बनाया और उसका यथार्थ चित्रण किया। साथ ही मनोवैज्ञानिक, मतलब उसका आपके मानसिक, शारीरिक और
जो सांस्कृतिक सारी चीजों के आधार पर उन्होंने उसको जांचा, परखा और उस आधार पर उस यथार्थ परक, जो मैं बोल रही थी, यथार्थ परक जो रचनाएं हैं उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उसके बाद इसको मैं आज यहाँ तक पढ़ा के खत्म करती हूँ, क्योंकि कहानी है, कहानी के बाद हमारा बचता है निबंध और आलोचना, जो कि अगली क्लास में हम करेंगे। फिर यहाँ है हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। ये आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद आते हैं, उन्होंने कितनी सारी कहानियां लिखी, लगभग 400 के करीब उन्होंने कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर नामक 8 खंडों में वो विभक्त है। उन्होंने मानसरोवर नाम से 8 पुस्तकें लिखी हैं 8 खंडों में, और उस खंडों में उनकी लगभग 300 से ऊपर कहानियां हैं, सॉरी 300 से ऊपर कहानियां उसमें हैं। तो प्रेमचंद, अब हम प्रेमचंद की बात को हटाते हैं, प्रेमचंदोत्तर या छायावादोत्तर युग में कौन कौन से रचनाकार आते हैं? फिर से वही जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, मोहन राकेश, फणीश्वर। इन सारे में से आप कुछ कुछ का नाम, कुछ छायावादी का रचनाकार रख लेना आप लोग, कुछ छायावादोत्तर, एक छायावाद का रख लेना, एक छायावादोत्तर रख लेना, मतलब ऐसे करके 5 आप रचनाकार को लेकर उनकी रचनाओं के बारे में बता देना। फिर कहानी के जो तत्व आते हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं? वो सेम नाटक, उपन्यास के जो तत्व होते हैं वही कहानी के तत्व होते हैं। कौन कौन से? कथानक या कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, देश काल अथवा वातावरण, और उद्देश्य, भाषा शैली, ये भी कहानी के तत्व हैं। आप सबको समझ आया? आप मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम हो गया, तो यहीं खत्म होता है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।